हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जब से मेरा एंट्री टेस्ट हुआ है नस्ट का, उसके बाद से यू गाइस हैव बीन आस्किंग मी फॉर दिस वीडियो। और मेरा ख़ुद भी बहुत अरसे से ये इरादा था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, ये डिटेल्ड एनालिसिस बनाऊँ कि नस्ट के एंट्री टेस्ट में क्या क्या आया था, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, क्या सीन था, सारा मैं एक्सप्लेन करूँ। बट द थिंग वाज कि देयर इज़ अ फैमिली वेडिंग गोइंग ऑन, जिसकी वजह से आई हैव बीन वेरी बिजी। सारी रूटीन यू ऑल नो कि थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेट नाइट तक इवेंट्स चल रहे होते हैं, सुबह भी लेट उठना हो रहा होता है, और फिर भी जब आप लेट उठ भी जाएँ फिर भी आप लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं। लाइक आई हैड नो एनर्जी टू शूट और डू एनीथिंग। सो दिस वॉज बेसिकली जो रूटीन कुछ अर्से से चल रही थी, एंड दिस वेडिंग इज स्टिल कंटिन्यूड। इट्स नॉट लाइक कि वो ख़त्म हो गया, बस ये था कि आज गैप है। सो आई थॉट कि आज वीडियो बना ही लेते हैं। एंड आई हैव बीन वांटिंग टू मेक दिस वीडियो सिंस सो लॉन्ग। आज 7th अप्रैल है, एंड लिटरली मैं कब से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं 27 मार्च से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह सारा अपना एक्सपीरियंस, मैंने किस तरह से किस पोर्शन को पहले अटैम्प्ट किया है और कौन सा मुझे लगता है कि सही तरीका है, या आपको क्या लगता है, वो सारी चीज़ें टेल यू गाइज। और बाकी टाइम मैनेजमेंट से लेकर कौन सा पोर्शन कितना मुश्किल था, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, थ्योरी ज़्यादा थी, कौन से चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, कौन से ज़्यादातर आए थे, तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, और सारा एनालिसिस जो मैंने सोचा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये वेरी कन्फ्यूज व्हेन यू एंटर द गेट कि आपने जाना कहाँ है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। और उस टाइम पर आप थोड़े से पैनिक भी हो रहे होते हैं। फ़र्स्ट थिंग्स फ़र्स्ट, आपने थोड़ा सा काम रहना है, रिलैक्स होना है, और उसके बाद जाके रिलैक्स तरीके से जाएँ। आपके साथ जितने भी लोग आ रहे हैं वो भी ये टेस्ट देने आ रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं। यहाँ पे कोई भी आइंस्टाइन नहीं आया हुआ। ये मत सोचें कि मेरे आसपास इतने लोग आए हुए हैं, ओह माय गॉड इनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होगी, या मुझसे अच्छा पढ़ के आए होंगे, या मेरा बिल्कुल नहीं है कुछ। सब ऐसे ही सोच रहे होते हैं, तो आपने एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेनी। आपने आराम से जाना है। फिर आप जाएंगे अपने वो हॉल में जहाँ भी बैठेंगे, वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स होकर बैठें। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होता है वो अपने एग्जैक्ट टाइम पर शुरू होता है। अच्छा, 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, एक होता है पेपर बेस्ड, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड। पेपर बेस्ड में 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं देते हुए भी और लेते हुए भी, ये एज आप लोग को मिल सकता है थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, उसमें ये होता है कि कंप्यूटर अपने ऑटोमेटिक उस एग्जैक्ट टाइम पे वो टेस्ट स्टार्ट होता है और एग्जैक्ट टाइम पे वो बंद हो जाता है। अगर आपका फॉर एग्जांपल एंडिंग टाइम है टेस्ट का 12:30, तो वो 12:30.2 सेकेंड भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अगर आपने 5 एमसीक्यूज़ आपके रहते हों, 10 रहते हों, 100 रहते हों, या आपका एक एमसीक्यू भी रहता हो, तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते। आपका जो कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिकली वो आपको आ जाता है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट, और वो एंड हो जाता है। आपको एंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, यही है कि आप अपना टाइम इस तरह से मैनेज करें कि आप लास्ट मोमेंट्स में खुद ही सबमिट कर दें बिफोर दैट थिंग अपेयर्स, या फिर यू कैन वेट, वो अपेयर खुद ही हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि आप अटेंटिव रहें, और आपने जो है ना इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें। इसमें ये मैटर करता है कि आप पोर्शन कौन सा सबसे पहले करते हैं। अच्छा, कुछ सीन ये होता है कि कुछ लोग ये ऐसे कर रहे होते हैं कि वो पहले सबसे पहले मैथ्स करते हैं कि मैथ्स सबसे लंबा पोर्शन है, मैथ्स हो जाएगा तो फिर फिजिक्स और इंग्लिश जल्दी हो जाएगी। इन माई केस व्हाट आई डिड वाज कि सबसे पहले मैंने इंग्लिश की, उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स की, और उसके बाद मैंने एंड के लिए मैथ्स छोड़ा था, क्योंकि आई थॉट कि इंग्लिश तो वैसे ही जल्दी हो जाती है, फिजिक्स भी एज़ कम्पेयर टू मैथ्स अच्छी है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आ जाए उतनी सॉल्विंग नहीं होगी जितनी मैथ्स में। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सबसे पहला पोर्शन जो किया मैंने इंग्लिश का किया, उसके बाद फिजिक्स से किया, देन आई डिड मैथ्स। इस पेपर को सॉल्व करने के 2 पैटर्न हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि आप इंग्लिश करें, फिजिक्स करें, फिर मैथ्स करें, एंड के लिए मैथ्स छोड़ दें क्योंकि वो मैथ्स का मेजर पोर्शन है। तो आप इंग्लिश और फिजिक्स जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, और फिर जो आपका मैथ्स और फिजिक्स के पोर्शन से जो टाइम बचेगा वो टाइम भी आप इंग्लिश के लिए मैथ्स के लिए यूटिलाइज़ कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले मैथ्स करें, उसके बाद फिजिक्स करें, और एंड में इंग्लिश करें। मैथ्स में आप अपना मेजर पोर्शन टाइम दें, उसके बाद आपको फिजिक्स का पोर्शन आ जाएगा, उसको टाइम दें। जो इंग्लिश का लास्ट में पोर्शन होता है उसमें ये देखें, आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग सॉल्विंग नहीं करनी होती। आपको क्वेश्चन आप देखते हैं, ईदर यू नो द आंसर और यू डोंट, देयर इज़ नो इन बिटवीन कि मुझे थोड़ा सा आता है, हो सकता है मैं सॉल्व करूँ तो आंसर गलत आया तो दोबारा सॉल्व करने से आंसर ठीक आ जाए, ऐसे नहीं होता। आप इंग्लिश को देखते हैं, आपका सिनोनिम आया हुआ है, एंटोनिम आया हुआ है, आप उसको देखते हैं, आपको या तो आता है या नहीं आता, या फिर ग्रामर है आपको आती है या नहीं आती। देयर इज़ ओनली 2 वेज़, आता है या नहीं आता। मैथ्स में ये होता है कि आप क्वेश्चन देखते हैं, आपको आता होता है, फिर आप सॉल्व करते हैं, फिर आप देखते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, क्या गलती हुई है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो आप ये कर सकते हैं कि फिर पहले आप मैथ्स करें, फिर फिजिक्स करें, और फिर इंग्लिश करें, क्योंकि लास्ट में आप फिर जल्दी जल्दी से डायरेक्ट आपको आंसर्स मार्क करने होंगे। तो ये 2 तरीके हैं, इसमें से जौन सा आपको ज़्यादा फीजिबल लगता है वो करें। फिजिक्स बीच में ही रहेगी, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि फ़िज़िक्स सबसे पहले करें, फिर इंग्लिश करें, एंड फिर मैथ्स करें। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो मैराथन्स थी उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए, मैंने मैराथन्स कम की थी, अगर मैं ज़्यादा करती तो मुझे लगता है और ज़्यादा फ़ायदा हो पाता, क्योंकि टाइम नहीं था तो मैंने इतनी ज़्यादा मैराथन्स नहीं की। बट वन थिंग दैट आई नोटिस कि इंग्लिश के मैराथन से बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए हुए थे, और मैथ्स के पोर्शन में भी आए हुए थे 1-2 एमसीक्यूज़। एक एमसीक्यू था जो मैंने देखा था, वो मैंने मैराथन में किया था। अब मज़े की बात यह है कि इतने सारे मैराथन्स में से
मैंने सिर्फ लेटेस्ट वाली मैराथन की थी, वो भी 11 घंटों की थी, उसमें से मैंने 3 घंटे की थी और उन 3 घंटे की मैराथन में से भी एक एमसीक्यू आया हुआ था। सो आई पर्सनली थिंक, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि अगर मैं और ज़्यादा मैराथन्स करती तो हो सकता है और ज़्यादा मुझे पता चलता कि एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, क्योंकि मैंने मैराथन टोटली किया ही 3 घंटे का था मैथ्स वाला, तो उसमें मुझे बस ये पता चला कि ये एक एमसीक्यू आया हुआ है। अब बाकी अगर मैराथन से आए भी हुए तो आई डोंट नो अबाउट इट। फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ एज सच मैराथन से इतने नहीं आए हुए थे, बट फॉर केस ऑफ इंग्लिश उसमें आए हुए थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए हुए थे, रिपीट हुए हुए थे। और ये आपको जो है ना, आप हाशिम जाके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, अगर आप बैच का पार्ट नहीं भी हैं, वो जो पेड बैच है तो उसका पार्ट नहीं भी है, तो मैराथन्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। और ये वाली मैराथन्स भी अच्छी खासी हेल्पफुल होती हैं। जो मैं इंग्लिश की मैराथन आप लोगों को कह रही हूँ ना, वो इंग्लिश की मैराथन ये फ्री वाले पार्ट में से है, मतलब ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये मैंने इंग्लिश वाली मैराथन मैंने पोर्टल से नहीं की थी, मैंने यूट्यूब से ही की थी, क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल है। तो मैराथन्स कैन बी हेल्पफुल बट ओनली इफ़ योर सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप ये नहीं होगा कि आप कंप्लीटली रिलाई करें मैराथन पे, सिलेबस कंप्लीट है नहीं और आप मैराथन्स कर रहे हो तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। मैराथन इज़ द लास्ट थिंग टू डू। आपने अपना सबसे पहले सारा सिलेबस, सारी प्रैक्टिस शीट्स वगैरह करने की कोशिश करनी है, और एंड पे जब आप यू आर डन विद एवरीथिंग तो आप मैराथन्स करें। अच्छा, मैराथन्स हैं क्या? बेसिकली मैराथन्स आर द पास्ट पेपर्स, जो आपका NET 1 आया है, 2 आया है, लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये सारे आपके मैराथन में इंक्लूडेड होते हैं। तो दैट्स वाई दे आर हेल्पफुल। ये नेस्ट के ही पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं जो कि ये मैराथन में करवा रहे होते हैं। तो इन माई केस आई फाउंड देम अ बिट हेल्पफुल, और आई थिंक दे कुड हैव बीन मोर हेल्पफुल इफ़ आई हैड डन मोर मैराथन्स। अच्छा, एक और चीज़ जो मोस्टली बच्चे पेपर देखे आते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि मेरा मैथ्स का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, फिजिक्स का आसान था, फिजिक्स का डिफिकल्ट था, मैथ्स का आसान था। ऐसा मेरे केस में नहीं था। मेरे केस में ये सीन था कि हर पोर्शन में डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट टू ईजी क्वेश्चंस अवेलेबल थे। मतलब अगर मैथ्स का पोर्शन था तो उसमें अच्छे खासे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे, मॉडरेट भी थे, और कुछ एक दो ईजी भी थे। यही केस था फिजिक्स के साथ और यही केस इंग्लिश के साथ था। तो मैं ये नहीं कह सकती कि एक पोर्शन बहुत डिफ़िकल्ट था और एक पोर्शन बहुत आसान था। तो इट वॉज अ मिक्स ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट, मॉडरेट एंड ईजी क्वेश्चंस फॉर ईच पोर्शन। अच्छा, यूनिट्स, फार्मूलाज और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिज़िक्स में सारे यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मैथ्स और फिज़िक्स के फार्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। दे आर वेरी नेसेसरी। अब हम आ जाते हैं कि कौन से चैप्टर से ज़्यादातर मटेरियल आया था। तो सबसे पहले अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह के EMF वाले चैप्टर्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सारी रिलेटेड चैप्टर्स जो हैं, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स ने, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आई थी। स्पेशली वो जो राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल जो हम पढ़ते हैं, जिसमें डायरेक्शंस होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे टेस्ट के फिजिक्स के पोर्शन में तो मोस्टली यही चैप्टर्स आए हुए थे। बाकी हम अब मैथ्स पे आ जाते हैं। तो मैथ्स के पोर्शन में मोस्टली कॉनिक सेक्शन आया था, इंटीग्रेशन आई थी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा आई थी, सीक्वेंस सीरीज वाला जो चैप्टर था वो काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था। लेकिन उसमें स्पेशली जो सम वाले क्वेश्चंस थे ना, चाहे वो ज्योमेट्रिक के हों, अरिथमेटिक के हों या हार्मोनिक के हों, सम वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो है फिज़िक्स में न्यूमेरिकल टू थ्योरी रेशो मुझे 50-50 लग रहा था, या फिर अगर आप कह लें ज़्यादा से ज़्यादा 60-40 होगा। 60% थ्योरी थी और 40% न्यूमेरिकल्स थे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स थे। ऐसा नहीं था कि न्यूमेरिकल्स बहुत कम हो। जबकि हमसे पहले जिन बच्चों ने टेस्ट किए थे एक दिन पहले, तो वो हमें बता रहे थे कि उनका जो फिजिक्स का पोर्शन था इट वॉज मोस्टली थ्योरी बेस्ड। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दैट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से आएंगे, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो खुद ही मिक्स करके क्वेश्चन आपको देता है। सो हो सकता है एक चैप्टर से बहुत सारे आए हुए हैं और किसी चैप्टर से कुछ आया ही ना हो। सो यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। सीटिंग अरेंजमेंट का ये सीन था कि ये ऑडिटोरियम की तरह नहीं था, कोयटा कैंपस में एटलीस्ट क्लासेस की तरह से कंप्यूटर लैब लग रही थी। एक बीच में गैप था, जैसे मेरी दोनों साइड्स पे कोई भी नहीं था। मतलब एक कंप्यूटर छोड़ के एक कंप्यूटर पे बच्चे बैठे हुए थे, ऑल्टरनेट सीट्स पे, साइड बाय साइड कोई नहीं था। फ्रंट पे आपके ऑब्वियसली बच्चे थे, यू आर फेसिंग देम, और बाकी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता आपको, किसी भी सूरत में मिल ही नहीं सकता। वो सॉफ्टवेयर खुद ही बंद हो जाता है, आप कुछ भी कर लें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। और बाकी फार्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपकी सॉल्विंग जल्दी जल्दी होनी चाहिए। अच्छा, बाकी दूसरी शीट, आपको जब शीट मिलती है ना, शीट और पेन वहीं पर मिलता है, तो आपको जब शीट मिलती है आप उसको मतलब कम्प्लीटली यूज़ करते हैं। फिर आप जब दूसरी शीट लेते हैं ना, तो दूसरी शीट में ये होता है कि आपको पहली शीट देनी होती है। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, ये ना हो कि आपने किसी क्वेश्चन का मटेरियल उस पर लिखा हो कि बस ये भी मेरे पास पड़ी है, अभी मैं दूसरी शीट लेके कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता। आपने वो शीट जो आपके पास है वो पहले हैंड ओवर करनी होती है, फिर वो आपको दूसरी शीट देते हैं। और आपकी जो चीज़ें बाकी डिटेल्स हैं कि क्या क्या ले जाना होता है, क्या नहीं ले जाना होता, वो मैं एक और वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी लंबी हो गई है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। फॉर इंग्लिश इट इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, उस पर मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहीं से भी आ सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन आती है, उसमें से थोड़े से क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, वो क्वेश्चंस MCQs की बेसिस पे ही होते हैं, वो आप कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से रीड कर लें। तो फिर उसके लिए मैं आपको ये टिप दूँगी कि
आप पहले कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद फिर जो है ना कॉम्प्रिहेंशन रीड करें, क्योंकि जब आपको पता होगा ना कि क्वेश्चंस क्या हैं, तो आप जब कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे आपको आंसर फ़ौरन पता चल रहे होंगे एंड यू कैन मार्क देम। तो ये सीन है सारा। बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप मैराथन से कर लें। एक और यूट्यूब चैनल है पास एजुकेशन सिस्टम, उनकी एंड गेम्स होती हैं, वो मैराथन की तरह होती हैं, तो उनकी इंग्लिश की कर लें। एक दो वीडियोज़ ऐसे देख लें, क्योंकि इंग्लिश के इस तरह की चीज़ें होती हैं। करेक्ट स्पेलिंग्स आई हुई थी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप चीज़ें आई हुई थी। बस इसी तरह का सामान था सारा। और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री, कॉनिक्स, ये सारों के फार्मूलाज और इसके रूल्स आपको बहुत 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 अच्छे से याद होने चाहिए। मेरे पेपर में अच्छा खासा इंटीग्रेशन का पार्ट आया हुआ था और डेरिवेशन बहुत कम थी, लेकिन इंटीग्रेशन में भी डेरिवेशन यूज़ होती है। तो अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती तो आप इंटीग्रेशन तो वैसे ही नहीं कर सकते। बाकी सीक्वेंस सीरीज़ का मैंने आपको बता दिया है। और परम्यूटेशन वाले सवाल थोड़े कम आए थे, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन वो थोड़े कम आए थे। और फार्मूलाज जो हैं वो फिज़िक्स से याद कर लें। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िक्स में भी मोस्टली जो है ना इस तरह के केसेस भी दिए हुए थे कि अगर मास डबल हो जाए तो वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। इस तरह के जो रिलेशन होते हैं ना प्रोपोर्शनैलिटी वाले, तो वो भी आए हुए थे। तो उसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। वो सारा आपका कॉन्सेप्चुअल था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आया था। रट्टा बेस्ड वाली चीज़ें नहीं आई थी फिज़िक्स में। तो आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। So yes, this was it for today. I hope you all liked it. If you all want to know my result, comment down below and follow me on Instagram. जब मेरे 2500 followers hit हो जाएंगे Instagram पे, that is going to be the day when I am going to be announcing my result. So yes, this was it for today. I hope you all liked it. See you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.